सर, फ्रेशर्स और सीनियर्स में यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, बिल्कुल भाइयों की तरह रखा जाता है ना। और ये हमारी जो एंटी रैगिंग सोसाइटी इस चीज़ में काफ़ी एक्टिव है, उसको और इफेक्टिव रोल लाना चाहिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए कि हमारे कॉलेज में एक इस तरह की सोसाइटी है, आप उसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम खड़े हैं लॉ फैकल्टी में और आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन है। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तो अब इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो जैसे जो फ्रेशर्स जो आपके कॉलेज वगैरह में आएंगे, तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे आप? सर, फ्रेशर्स और सीनियर्स में यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, बिल्कुल भाइयों की तरह रखा जाता है ना। पता भी नहीं चलता कि ये फ्रेशर है, सीनियर है। सबको इतनी ही आज़ादी है जितनी सीनियर को है ना। कोई मतलब कोई कैसा भी भेदभाव नहीं होता। रैगिंग का तो यहाँ पे पोस्टर लगनी बंद हो गए, क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आती। तो आप रैगिंग के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पीछे भी हमने जो है बहुत सारी चीज़ें सुनी, कई स्टूडेंट ने जो है आत्महत्या वगैरह कर ली है, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा एक्टिव एंटी रैगिंग सोसाइटी है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रोल करती है। और पिछले कई सालों के अंदर यहाँ पे रैगिंग का कोई भी केस नहीं आया है, क्योंकि हम खुद एक विधि संकाय के छात्र हैं। अगर हम खुद रैगिंग और इन जैसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो हम समाज के लिए क्या आगे लेके जा रहे हैं? क्योंकि रैगिंग ऐसी चीज़ है, इसको जितना जल्दी हो सके हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि रैगिंग ना हो। क्योंकि स्टूडेंट हमारे जो जूनियर्स आते हैं, हम सीनियर हैं, क्योंकि हमारे भी सीनियर रहे थे, वो हमें एक वार्म वेलकम मिला, उनके थ्रू हमें इंट्रोडक्शन मिला, उनका सपोर्ट मिला कि इस तरीके से आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ये हमारे से नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना। और इसी हेल्दी इन्वायरमेंट के चलते हमारी लॉ फैकल्टी वो इस पूरे डूसू कैंपस में बड़ी फेमस है कि यहाँ का बड़ा ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, हमारे प्रोफेसर्स के साथ बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो ये रैगिंग जो है इस तरह का बाकी जो है अपना कैंपस के अंदर कहीं भी अगर इस तरह का कोई भी विषय होता है तो उस चीज़ को क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए इतनी जल्दी से जल्दी जाके। और ये हमारी जो एंटी रैगिंग सोसाइटी इस चीज़ में काफ़ी एक्टिव है, उसको और इफेक्टिव रोल लाना चाहिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुँचानी चाहिए कि हमारे कॉलेज में एक इस तरह की सोसाइटी है, आप उसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं, उसमें और कुछ इफेक्टिव हेल्प दे सकते हैं। मेरा तो यही मानना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि जो है मुझे यूथ जो है बहुत पसंद है, बिकॉज यू आर स्टडिंग, और आने वाले समय में आप लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। मे बी आप कुछ बड़ी पोस्ट पे हों जहाँ पर आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब स्थिति जो है हमारे जो है भारत की जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और एजुकेशन भी जो है वो कहाँ तक लेके जाएगी ये भी पता नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमारी जो एजुकेशन है वो जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको भविष्य दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? सर, मैं जो एनालाइज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ना, जो हम चल तो आगे रहे हैं बट देख हम पीछे रहे हैं। अगर कोई आदमी आगे चल रहा है और देख पीछे रहा है तो वो आगे जाके दुर्घटना होनी है। तो मेरे हिसाब से जो भारत का जो भविष्य है वो अंधकार में है, और जितनी जल्दी हम ये पहचान लें और इससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए और परिस्थितियों को और सुधारा जाना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है सर। अच्छा, आपने अंधकार बोला, मतलब किस तरीके से अंधकार के अंदर है, ये थोड़ा सा आप हमारे को बताइए आप। सर, अंधकार ये, अब हम देखते हैं कि हर जगह बहुत सेंसिटिव माहौल चल रहा है। आपने अभी देखा, हम लॉ फैकल्टी में खड़े हैं, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के। तो लोग यहाँ पे बोलने से डर रहे हैं, खड़े होने से डर रहे हैं। तो आप सर इसको क्या बोलोगे आप? ये लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स किसी के भी खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, तो ये अंधकार नहीं है तो क्या है? तो आपको लगता है आने वाले समय में अगर ये जो अच्छे वकील बनेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो इस चीज़ से बचेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? इस बारे में कहना चाह रहे हैं आप? कल कोई भी, चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, सब कैलकुलेटेडली ही बोल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, सबको डर लग रहा है जो देश में ये चल रहा है। अभी आप देखो, ये नया आईपीसी आया है, इसमें सेक्शन 69 है। तो इसमें सेक्शन 69 है, शायद मुझे को सेक्शन अच्छे से याद ना हो, बट उसमें एक नया वो डाला गया है कि अगर आप आइडेंटिटी, समझ रहे हो, कि आइडेंटिटी बता के गलत आइडेंटिटी बताते हो, रिलीजन या जैसे भी है, तो उसको रेप माना जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये किस लिए डाला जा रहा है? तो इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होगा आगे जाके। अभी ये हो सकता नहीं सर, डेफिनेटली होगा, मैं ये कह रहा हूँ। जो ये नया सेक्शन डाला हुआ है, तो ये किस लिए डाला गया है? एक पार्टिकुलर संप्रदाय को टारगेट करने के लिए डाला जा रहा है। ये रिवर्स भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट इसके मिसयूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बस सर ये चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है। अच्छा, हमने पीछे जो है देखा कि लोग जो है ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ने के बाद, उन लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश करा, क्योंकि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो किसी ने जो है किसी चाय की दुकान लगा ली, पकौड़े की दुकान लगा ली। हमने नाम भी सुने कि इंजीनियर चाय वाला, एमबीए चाय वाला, या पढ़े लिखे चाय वाले, स्टूडेंट चाय वाले।
तो ये जो कल्चर जो है एकदम पढ़े लिखे को चेंज हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा मानना है कि अभी जो हमारी नई जनरेशन है इसमें एक स्टार्टअप का नया जो एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि सब जो है पढ़े लिखे कितने भी हो वो एक स्टार्टअप की ओर चलना चाह रहे हैं। बिजनेस मेंटेलिटी बन रही है सभी की कि एक छोटे लेवल से लेके उस लेवल तक लेके जाएं कि अपना स्टार्टअप एक हम मेंटेन कर सकें, स्टेबल कर सकें। और इसमें पढ़ाई का मैं नहीं मानता कि कोई रोल है कि पढ़ाई नहीं हो पाई उनकी या बड़े लेवल पे एजुकेशन इस तरह का कोई रोल। उनके दिमाग में था कि उन्हें बिजनेस इस तरीके से लेके जाना है, इसलिए उन्होंने स्टार्टअप करा। और ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम भी सही वर्क कर रहा है, स्टूडेंट यहाँ से निकल भी रहे हैं। हमारी खुद लॉ फैकल्टी से अभी कितने स्टूडेंट डीजीएस सर्विस में, बिहार सर्विसेज में, यूपी सर्विसेज में कितने स्टूडेंट निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्विसेज नहीं आ रही हैं, नई वैकेंसी नहीं आ रही हैं, पर वही है ना कि अगर एक चीज़ की तरफ अगर हम चलते रहे तो हमारा देश किस तरीके से विकसित हो पाएगा। हमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ बिज़नेस इस मेंटेलिटी को भी तो अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और मेरा तो मानना यह है कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, अगर आप उसको सच्चे दिल से करोगे तो वो चीज़ भी आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। क्या देश का एक महान नागरिक जो अभी ऊंचे लेवल पे तबके पे है, चाहे वो बिज़नेस हो या किसी भी एक फील्ड का हो, क्या वो स्टार्टिंग से उसी तबके पे था? क्या उसने मेहनत नहीं करी? नहीं, उसने पहले मेहनत करी, वहाँ तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुँचा। तो ये किसके थ्रू? एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही तो उन्हें सही गाइडेंस मिली होगी, सही नॉलेज मिली होगी, उसी के थ्रू तो वो वहाँ तक पहुँचे। मेरा मानना ये। अच्छा, कुछ इंटेलेक्चुअल्स का कोई कहना है कि भाई आप लोगों को जो है, जैसे आप काम करना कोई भी चाहते हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको किसने कहा है ज़रूरी थोड़ा ना पढ़ना, क्योंकि 5% जो है 5% जॉब के लिए 95% लोग पीछे भाग रहे हैं और 95% जो रोज़गार है उसके लिए 5% भी एफर्ट नहीं कर रहे। इस पे मैं बताता तो क्या कहना चाहेंगे आप? हूँ। इस पे ये है कि कुछ हमारे देश की जो कुछ पॉलिसियाँ हैं, जैसे जब से हमारा देश चलता आ रहा है, तो हमारा देश वैसे तो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट जैसे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही बोलता हूँ। जैसे कब से चल रही है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, वो जब से वही एक एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। और लेकिन जो एडवांस चाह रहे हैं कि इंडिया एडवांस बने और देशों की तरह, बट उनके लिए जो बेसिक चीज़ें एजुकेशन ही होती है उसको एडवांस में लेके नहीं जा रहे, उसका और भी डाउन सिस्टम जाता रहा है। अब कॉलेज में जितने भी पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ने के लिए पहले आते थे तो पढ़ते थे, लेकिन अब कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? मोस्टली कितने बच्चे पढ़ते हैं? बहुत ही कम परसेंटेज पढ़ते हैं, सिर्फ टाइम पास ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बदल रही है। जो एडवांस वगैरह आप कह रहे हैं, एडवांस मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग से कह रहे हैं या नहीं, कुछ? एडवांस का मतलब किसी भी फील्ड में लगा लो, चाहे आप टेक्निकल में लगा लो, चाहे मैकेनिकल में लगा लो। हम ये सोच रहे हैं कि हम फॉरेन की तरह डेवलपमेंट हो। तो फॉरेन के लिए जैसे हम जापान लेके थे, आजकल सबसे विकसित है, तो जापान में क्या है, जो पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ने की हैं, जो रहने की हैं, अपना जो भाईचारे जो एक दूसरे के प्रति आदमियों की है। अब यहाँ पे किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो सब पास से निकल जाते हैं। पहले एक भाईचारा सिस्टम होता था, मदद करते थे, लेकिन अब उनके पद्धति तो हम फ़ौरन अपनाना चाहें, लेकिन यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें चाहे पॉलिटिक्स भी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। मैं किसी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोल रहा, इसमें सभी पॉलिटिक्स आती है, क्योंकि 10 साल पहले कोई और थी, आने वाले कल को और हो जाएगी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं भी मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट ये जो पकौड़ा बेचना, ये करना, इनको इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि जो इंजीनियर है, मतलब उसको भी थोड़ा ये फील नहीं हो रहा कि हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी पढ़ाई में लगा के हम चाय बेच रहे हैं। तो इन मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोटा काम है, बट इसको उनके लिए इंजीनियरिंग जो इसने की है 10 साल, 15 साल, तो मैं मानता हूँ उनके लिए ये छोटा काम है, उनको ये नहीं करना चाहिए। देखिए, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन लेने के बाद तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह होना चाहिए आप ना। उस काम को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड। यही है ना सर। अब आप बोल रहे थे कि 5% को जॉब मिल रही है, 95% पढ़े नहीं, लिखे हैं। 5% को जॉब नहीं मिल रही। जो सारी की सारी जो फोर्स जो है, सारी की सारी ताकत 5% के लिए लगाई जा रही है, मतलब 95% अपना समय व्यर्थ कर रहा है। उनको पता है कि वो पढ़ने के बाद भी सिर्फ 5% को जॉब मिलेगी, तो व्हाट इज द यूज पुटिंग दैट मच फोर्स इन दैट? इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 95% है, आप पढ़ रहे हैं, MA लिख रहे हैं, आपने बोल दिया कि फिर वो चाय के लिए कर रहा है। तो उसको लिए हमारा जो देश है, हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि सबके लिए नौकरी नहीं है, और भी फील्ड है। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, सिर्फ नौकरी के पीछे भागो, जबकि और फील्ड के लिए पीछे नहीं भागते। नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब तो नौकरी भी मिलना जो इतना आसान नहीं है। हर जगह कंपटीशन आप ये मैं सोचे कि सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेके आपको नौकरी मिल जाएगी, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। नहीं, ये तो बात बिल्कुल है, बट आपको भी पता है एक्चुअल में ये आपके फील्ड में है, प्राइवेट में है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में कितने परसेंट को जो होनहार है उनको कितने परसेंट मिलती है, ये तो आपको भी पता है ना, मेरे से भी ज़्यादा आंकड़े आपके सामने हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि पहले था कि
नौकरी आसानी से मिल जाती थी। अब क्या हुआ है कि जिस तरीके से एजुकेशन बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं एजुकेशन के लिए, तो अब हमें जो कम्पीट करना पड़ता है टू द टफेस्ट करना पड़ता है। हर एक जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं 24 में से 16-17 घंटे मेहनत कर रहा है, नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, तो हमें उन बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। और नौकरी का जो लेवल है मेरे मानने से तो थोड़ा घटा है पहले से। गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ फॉरवर्ड हुए हैं कि लोगों को लगता है कि वहाँ पे सेफ्टी तो नहीं है मेरे मानने से, कि प्राइवेटाइजेशन में हम जो पहले गवर्नमेंट साइड में जाते थे एज अ सेफ्टी हम लेके चलते थे कि हमें जो गवर्नमेंट जॉब है वो सिक्योर हो जाते थे, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता था कि हमें कि इतने साल तक के लिए हम सिक्योर्ड हैं, हमें कुछ नहीं आ। पर प्राइवेटाइजेशन की जैसे जैसे अब गवर्नमेंट ने बैंक इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन पहुंची है, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, तो इस तरीके से अब लोग थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन पे भी गौर देने लगे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं इनकी तरफ जो है जाने लगे हैं, ये कहना है। अच्छा, देश का जो है उत्थान भला कैसे हो सकता है? एनी आइडिया? सर मेरे को इतना वो नहीं है, बट आई कैन से दैट कि जो एक तो ये महंगाई है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कम होनी चाहिए। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो आपने भी देखा होगा गांव की औरतें हैं जो ज़्यादातर रोज़गार के लिए नहीं जाती हैं दूसरे शहर में या कहीं भी, वो अपना घर का काम करती हैं। बट जब मैं अभी ट्रेन से आता हूँ ना, तो 50% वहाँ पे लेडीज़ खड़ी होती हैं स्टेशन पे और 50% जेंट्स खड़े होते हैं। तो आप देख रहे हो महंगाई की वजह से बच्चों को छोड़ के महिलाएं और पुरुष दोनों को घर जाना पड़ रहा है, और उनके जो बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो घर से बाहर वो रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं बच्चों से, उनको वो जो एक केयर होती है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये महंगाई का एक जो हम देख रहे हैं ना कि ये पीछे वाला इफेक्ट है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। बस हम देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बच्चे को अच्छी केयर नहीं मिल पा रही, वो बिगड़ जा रहा है, वो इसमें ड्रग्स में चला जा रहा है, कहीं चला पा रहा है। तो इसके और भी इफ़ेक्ट्स हैं महंगाई का। यही नहीं है कि हम वो नहीं देख पा रहे हैं कि पालन पोषण नहीं कर पाए, बट इसके और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे बच्चे अभी ड्रग्स का यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, ड्रग्स लेने लगे हैं बच्चे छोटे छोटे 10-12 साल के। और अभी आप देखो इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे किसी भी मतलब उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको पता, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी पता, तो मैं भी डायरेक्टली मुझे भी पता कि मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता। तो उनको क्या पता रिलीजन के बारे में, क्या पता किसी के बारे में, बस उन्हें बता दिया कि तुम्हें एक सत्य बता दिया, सत्य है, इस पे चलो। अब उन्हें क्या पता कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और जब बच्चे के माँ बाप घर से बाहर रहेंगे तो बच्चों को जो बताएगा वो ऐसे ही चलेंगे ना। जैसे कि आपने देखा, हम लॉ फैकल्टी के अंदर मौजूद थे और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि भाई स्टूडेंट से हम जानने की कोशिश करें इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो वाकई जो है अंधकार की तरफ उनको लेके जा रहा है, या पढ़ाई लिखाई से कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। पीछे हमने जैसे बहुत सारे इंजीनियर, चाय वाले और सो कॉल्ड बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चों को जो है इस तरीके के छोटे काम करते हुए देखा, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं बड़ी जगह पे पहुँचे, छोटी जगह पे ना पहुँचे। तो हमारा ये जो चर्चा का जो विषय है ये इसी तरीके से स्टूडेंट के साथ जारी रहेगा। हम चाहेंगे ये देश का जो भविष्य जो है, ये जो देश का भविष्य है वो यूथ ही है, और यूथ ही इस देश को जो है बदल सकता है, कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ विदा। गुड बाय।